हेडक्वार्टर्स से भेजे गए एक्सपर्ट्स सभी एलीट एस क्लास ऑपरेटिव्स हैं, उसने आगे कहा। हमारे पास ग्लोबल हंटर लिस्ट के टॉप 300 में आने वाले स्पेशलिस्ट्स भी हैं। और चेयरमैन XIAO ही खुद एक पावर हाउस हैं, इसलिए यह लेवल 6 बीस्ट ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। हमें बस परिमीटर संभालना है, बाकी काम वे कर लेंगे और फिर हमें इनाम और प्रमोशन मिलेंगे। XIAO लैन ने धीरे से सांस छोड़ी, अपने अधीनस्थ की बातों से उसका मन थोड़ा शांत हुआ। तुम सही कह रहे हो, आखिर यह सिर्फ एक लेवल 6 बीस्ट है। हंटर लिस्ट के टॉप 300 में आने के लिए किसी को अकेले ऐसे 10 मॉन्स्टर्स को हराने की क्षमता दिखानी पड़ती है। जब पूरी एस क्लास टीम यहां है तो जीत की संभावना हमारी ही है। शायद मेरी चिंता ही ज्यादा बढ़ गई थी, उसने जर्जर इमारत की ओर देखते हुए कहा। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो यह मामला सूरज ढलने से पहले खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, एक इंजन की आवाज सुनाई दी और एक साधारण टैक्सी बैरिकेड के पास आकर रुक गई, जिससे उसकी नजर तुरंत उधर गई। गाड़ी से उतरने वाला यात्री कोई और नहीं बल्कि लू शेंग था। टैक्सी जब पीली कॉशन डू नॉट एंटर टेप के ठीक सामने रुकी तो ड्राइवर ने बाहर भारी पुलिस बल देखकर घबराई हुई नजर से चारों ओर देखा। ड्राइवर के माथे पर पसीना था और उसके हाथ स्टीयरिंग पर हल्के कांप रहे थे। आखिर इस वीराने में पूरी पुलिस फोर्स क्यों जमा हो गई है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लू शेंग बिना किसी घबराहट के गाड़ी से उतर गया। बाकी पैसे रख लो और अगली बार मुझे लॉयल्टी डिस्काउंट देना मत भूलना, उसने शांत स्वर में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। टैक्सी से उतरने के बाद लू शेंग सीधे और ठोस कदमों से ऑपरेशन जोन के केंद्र की ओर चलने लगा, परिमीटर पर खड़े हथियारबंद अधिकारियों की घूरती नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। XIAO लैन तुरंत उसके सामने आ गई, उसका हाथ अपनी साइडार्म के पास था। रुको, तुम रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बैट जोन में प्रवेश कर रहे हो। तुरंत पीछे मुड़ो और यहां से चले जाओ। लू शेंग चलते हुए ही अपनी जैकेट से पहचान पत्र निकालने लगा। मैं यहां आधिकारिक मिशन पर आया हूं, उसने शांत स्वर में कहा। यह रहा मेरा ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट। तुम चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकती हो, उसने दस्तावेज बढ़ाते हुए कहा। XIAO लैन कागज देखकर चौंक गई। 7th मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, उसने अविश्वास से कहा। लेकिन यहाँ लिखा है कि तुम सिर्फ फ्रेशमैन हो, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या यूनिवर्सिटी इतनी मजबूर हो गई है कि फर्स्ट ईयर छात्रों को ऐसे सुइसाइड मिशंस पर भेज रही है? लू शेंग ने आराम से सर्टिफिकेट वापस लिया और जेब में रख लिया। उसका चेहरा शांत और लगभग भावहीन था। आप स्थिति को गलत समझ रही हैं। सामान्य तौर पर कोई फ्रेशमैन यहां आता तो सच में आत्महत्या ही करता। लेकिन मैं एक स्पेशल केस हूं, मेरे पास स्पेशल ऑथोराइजेशन है। इतना कहते ही XIAO लैन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह खुद लेवल 4 वॉरियर थी, फिर भी उसने देखा ही नहीं कि कब उसने सर्टिफिकेट वापस ले लिया। 7th मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी से स्पेशल एक्सेप्शन, उसने मन ही मन सोचा। इस लड़के की स्पीड उसकी उम्र से मेल ही नहीं खाती। यह दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अंदर पहले से एलीट टीम मौजूद है। अब एक छात्र को शामिल करना बेकार और जोखिम भरा है, XIAO लैन ने सख्ती से कहा। अंदर पहले से 4 S रैंक फाइटर्स और एक टॉप 300 हंटर लड़ रहे हैं। जब तक कुछ बहुत गलत न हो जाए, वह मॉन्स्टर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, उसने निष्कर्ष दिया। लू शेंग ने सिर थोड़ा तिरछा किया, चेहरे पर हल्की जिज्ञासा थी। अच्छा, वैसे यह हंटर लिस्ट क्या होती है जिसके बारे में आप बार बार बोल रही हैं?
मुझे याद नहीं कि मैंने इस रैंकिंग सिस्टम के बारे में पहले कभी सुना हो। उसकी अनजानगी देखकर एक्साएओ लैन को लगा कि उसे थोड़ा समझाना चाहिए। यह सेंट मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की एक इंटरनल मेरिट रैंकिंग है। इसमें उन हंटर्स को ट्रैक किया जाता है जो हाई रिस्क बाउंटी मिशंस करते हैं। तुम्हारी रैंक काम की कठिनाई और सफलता दर से तय होती है। समझ गया, लू शेंग ने कहा और उसकी नजर फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर चली गई। अंदर कोई भी हो, मैं यहां तक काफी दूर से आया हूं। अगर अंदर जाकर खुद हालात न देखूं तो सफर बेकार हो जाएगा। एक्साएओ लैन उसकी जिद देखकर पूरी तरह हैरान खड़ी रह गई। क्या तुम सुन नहीं रहे? मैंने कहा ना कि स्थिति संभाल ली गई है, वह चिल्लाई। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, पहले वाला रूखा पुलिसवाला आगे बढ़ा और उसे डराने लगा। अरे लड़के, बहरे हो क्या? हमें यहाँ किसी छात्र की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, इमारत के अंदर से एक भयानक धमाका हुआ जिसने जमीन तक हिला दी। धमाके की लहर से कई पुलिसकर्मी लड़खड़ा गए और इमारत की ऊपरी मंजिल का बड़ा हिस्सा टूटकर मलबे में बदल गया। पुलिस की सारी आत्मविश्वास भरी योजना पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह डरने ले ली। कमबख्तर, क्या हो गया? एक्साएओ लैन गिरते पत्थरों की आवाज में चिल्लाई। सभी यूनिट्स बैटल पोजीशंस। ईगल कॉलिंग रैंक टारगेट बाहर आ रहा है। साफ निशाना मिलते ही फायर करो। ऊपर जो दृश्य चल रहा था वह निराशा का एक भयानक मंच था। अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट्स मौत की छाया से बचने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। उनका पहले का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। अचानक एक बदनसीब आदमी को उस मॉन्स्टर के चिपचिपे टेंटेकल्स ने जकड़ लिया। उसका चेहरा आदिम डर से विकृत हो गया। उसके आसपास बाकी योद्धा अपनी सारी शान भूलकर इमारत की ऊंचाई से कूद रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। आह की दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी जब वह फंसा हुआ आदमी कांपते हाथ से आसमान की ओर बढ़ा और टूटती आवाज में चिल्लाया, नहीं, कोई तो मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। नीचे एक्साएओ लैन और उसके साथ खड़ा अधिकारी यह भयावह दृश्य देख रहे थे। वह स्तब्ध खड़ी थी और वह आदमी गुस्से में दांत पीस रहा था। उन दोनों के दिल में भारी पछतावा बैठ गया क्योंकि उनकी टैक्टिकल गलतियों ने यह कत्लेआम होने दिया। आखिरकार कमांडिंग ऑफिसर गरजकर बोला, फायर खोलो। सभी यूनिट्स अभी उस चीज को गोली मारो। अगले ही पल हवा ऑटोमेटिक हथियारों की बहरी कर देने वाली आवाज से भर गई जब पुलिस ने उस मॉन्स्टर पर गोलियों की बारिश कर दी। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई जब ऊपर से एक शरीर गिरकर सीधे एक्साएओ लैन के सामने सड़क पर आ गिरा, जिससे वह पीछे हट गई। तुम ठीक हो? होश में रहो, वह गोलियों की आवाज के बीच चिल्लाई। मेडिकल टीम, जल्दी यहां आओ, हमारे पास क्रिटिकल कैजुअल्टी है। जल्दी करो। आखिरी कोशिश में घायल आदमी की खून से सनी उंगलियां एक्साएओ लैन की यूनिफॉर्म में फंस गईं और उसे अपनी ओर खींच लिया। दर्द से भरी ताकत के साथ उसने उसे पास खींचा और दांत भींचते हुए फुसफुसाया, तुम लोगों ने कैसी बेकार इंटेलिजेंस दी थी। वह अंदर जो चीज है वह सिर्फ रैंक 6 बीस्ट नहीं है, वह रैंक 7 बनने के कगार पर है। यह कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह सुनते ही एक्साएओ लैन का खून जैसे जम गया। रैंक 7 खतरा। यह अब स्थानीय पुलिस की क्षमता से बहुत आगे की बात थी। यह राष्ट्रीय स्तर की आपदा बन चुकी थी जिसे सेना की तुरंत जरूरत थी। वह कांपते हाथों से रेडियो उठाने लगी ताकि अपने वरिष्ठों को तुरंत रीइंफोर्समेंट्स के लिए संदेश भेज सके। लेकिन वह एक शब्द भी बोल पाती उससे पहले ही लू शेंग आगे बढ़ा और बड़ी फुर्ती से रेडियो उसके हाथ से ले लिया। बैकअप को अभी मत बुलाओ,
उसने अजीब सी शांति के साथ कहा। पहले मुझे इसे संभालने दो। और हाँ, बाद में मेरे मिशन क्रेडिट की डिफिकल्टी जरूर बढ़ा देना। सब लोग थोड़ा आराम करो और पानी पी लो, लू शेंग ने ऐसे कहा जैसे कुछ खास हुआ ही न हो। उसकी बेफिक्री सबको बिजली की तरह लगी। जब सब हैरानी से उसे देखने लगे, उसने दूसरा धमाका कर दिया। मुझे ठीक 5 मिनट दो। मैं साबित कर दूंगा कि यह काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। उसी पल उसने मानसिक दबाव की एक जबरदस्त लहर छोड़ दी, इतनी ताकतवर कि वह लगभग भौतिक महसूस हो रही थी। अचानक एक तेज हवा की आवाज के साथ लू शेंग का शरीर धुंधला हो गया और वह गाइडेड मिसाइल की रफ्तार से इमारत की छत की ओर उछल गया। भीड़ पूरी तरह स्तब्ध रह गई, उस खाली जगह को घूरते हुए जहां वह खड़ा था, जहां अब सिर्फ उसकी मानसिक शक्ति की हल्की बची हुई आभा तैर रही थी। जब लोगों ने दूर छत पर खड़े लू शेंग को देखा तो उनके चेहरे अविश्वास से भर गए, जैसे तेज रोशनी में फंसे हिरण। हे भगवान, अभी हमने क्या देखा, किसी ने फुसफुसाया। वह स्पीड, यह इंसानों जैसी नहीं लगती। एक छात्र ऐसा कैसे चल सकता है? वह पलक झपकते ही इतनी दूरी तय कर चुका था कि सब सोचने लगे, यह रहस्यमय युवक आखिर है कौन? जैसे ही लू शेंग इमारत के अंधेरे अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ, सड़ीगली बदबू की एक लहर उस पर ऐसे टकराई जैसे कोई ठोस चीज हो। घिनौना, उसने नाक ढकते हुए बुदबुदाया। यह वैसी बदबू थी जैसे हजारों लाशें रेगिस्तान की धूप में लगभग 1 हफ्ते तक सड़ती रही हों। उसे नाइट वॉचर गॉड की विरासत के साथ अपने अनुभव की एक समान गंध याद आई, लेकिन उसमें इतनी भयानक तीव्रता नहीं थी। लगता है अंदर वाला बीस्ट दशकों से नहाया ही नहीं है, उसने सूखी आवाज में सोचा। लू शेंग सीढ़ियां चढ़ता रहा, उसके बूटों की आवाज कंक्रीट की सीढ़ियों में गूंज रही थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उसने भारी एक्सेस डोर को जोर से धक्का देकर खोल दिया और अगले फ्लोर के अंधेरे में कदम रख दिया। जो भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसने लू शेंग को भी 3 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप कर दिया, जैसे समय ही रुक गया हो। हवा में लटका वह बेचारा आदमी, जिसे पहले पकड़ लिया गया था, बुरी हालत में झूल रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और वह किसी चमत्कार की उम्मीद में प्रार्थना कर रहा था। उस विशाल और डरावने मॉन्स्टर के सामने, जो कुछ ही सेकंड में उस कैदी को निगलने वाला था, लू शेंग ने भारी कदम आगे बढ़ाया और सीधे मुकाबले में उतर गया। उसकी नजरें कब्र जैसी ठंडी थीं जब वह उस क्रीचर को घूर रहा था। तो तुम वही फ्लैशाई डीमन ब्रेथ हो जिसके बारे में मैंने सुना है, उसने कहा। सामने खड़े लू शेंग में उसे ज्यादा ताकतवर और स्वादिष्ट ऊर्जा का स्रोत महसूस हुआ, जैसे उससे कहीं ज्यादा शानदार भोजन मिलने वाला हो। अगले ही पल मॉन्स्टर ने आधे मरे आदमी को कचरे की तरह फेंक दिया। धप्प की आवाज के साथ वह आदमी फर्श पर गिर पड़ा, उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। लू शेंग ने उसे देखते हुए हल्की सी आह भरी। माफ करना, मैं थोड़ा देर से पहुंचा, उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, और फिर अपनी नजर बीस्ट पर टिका दी। लेकिन तुम्हारी पीड़ा का जवाब जरूर मिलेगा। उस सड़ी हुई बदबू से भरे कमरे की भारी खामोशी में लू शेंग ने मन ही मन एक कसम खाई। मैं वादा करता हूं, इस घिनौनी चीज को आसान या दयालु मौत नहीं मिलने दूंगा। लू शेंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने मुट्ठी कस ली और अचानक आगे झपटा। उसी पल उसके शरीर से एक भारी और राजसी आभा फूट पड़ी और देखते ही देखते उसके आसपास डीमन किंग की डरावनी परछाई उभर आई। इधर बाहर माहौल बेहद तनाव से भरा हुआ था। जमा हुए मार्शल आर्टिस्ट्स और अधिकारी बेचैनी में खड़े थे। अगर यह मॉन्स्टर घेरा तोड़कर शहर में घुस गया तो आसपास के हर निवासी के लिए यह एक भयानक कत्लेआम बन सकता था। उनकी इन चिंताओं से अनजान लू शेंग की आंखों में सिर्फ एक अटल संकल्प जल रहा था।
उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा, जैसे भीतर से ताकत की धड़कन उठ रही हो। उसके सामने खड़ा था फ्लैशाई डीमन ब्रेथ, एक रैंक 7 का भयानक म्यूटेंट मॉन्स्टर। उसकी खून जैसी लाल आंखें लू शेंग पर टिकी थीं, और वह अपनी काली जीभ दांतों के बीच घुमाते हुए ऐसी दहाड़ मार रहा था कि फर्श तक कांप रहा था। लेकिन इतना डरावना दृश्य भी लू शेंग के दिल में जल रही लड़ने की आग को शांत नहीं कर सका। उसकी सुनहरी आभा और तेज हो गई, जैसे उसकी अडिग इच्छा का कवच बन गई हो। सामने खड़े उस अजीब क्रीचर को देखते हुए उसने उकसाने वाला इशारा किया। बस इतना ही है तुम्हारे पास? आओ दिखाओ क्या कर सकते हो। अगर बदबू जितनी हिम्मत भी है तो आओ सामने। जैसे ही बीस्ट हमला करने के लिए अपनी मांसपेशियां कसने लगा, लू शेंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसकी हरकतों में एक कमजोर जगह पकड़ ली। आमतौर पर ये क्रीचर्स रैंक 5 या 6 पर ही रुक जाते हैं, उसने सोचा। इतनी ताकत वाला यहाँ मिलना काफी अजीब है। और साफ दिख रहा था कि यह मॉन्स्टर अभी अभी रैंक 7 की ताकत तक पहुंचा है। उसका विशाल शरीर लहराते हुए लू शेंग की ओर झपटा, जैसे अपने वजन से उसे कुचल देगा। आकार में छोटा दिखने के बावजूद लू शेंग के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह चट्टान की तरह अडिग खड़ा था, उसकी नजरें सीधे रैंक 7 फ्लैशाई डीमन ब्रेथ पर टिकी थीं। अगले ही पल मॉन्स्टर ने हिंसक हमला शुरू कर दिया और उसके विशाल अंग हवा चीरते हुए आगे बढ़े। लू शेंग ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए अपना स्टांस बदला, जैसे स्प्रिंग की तरह मांसपेशियां कसकर जोरदार पलटवार के लिए तैयार हो गया हो। फ्लैशाई डीमन ब्रेथ के विशाल फोरलिम्स ऊपर से नीचे आए, जिनके काले पंजे स्टील तक को चीर सकते थे। वह लू शेंग को दोनों तरफ से पकड़कर कुचल देना चाहता था, जैसे कोई इमारत ढहती हुई भीतर की ओर गिरती है। लेकिन लू शेंग ने सामने से ही पलटवार किया। उसका मुक्का गिरते पहाड़ जैसा भारी था। अगले ही पल एक डरावनी टूटने की आवाज गूंजी जब बीस्ट के सहारे वाले पैर चकनाचूर हो गए। वे अजीब कोनों में मुड़ गए और जमीन पर नीला, जहरीला एसिड जैसा तरल फैल गया। धूल बैठते ही लू शेंग आगे बढ़ा और कंधे से गिरा एक छोटा मलबे का टुकड़ा ऐसे झाड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सच कहूं तो तुम बहुत शोर करते हो, उसने उबाऊ अंदाज में कहा। जब तुम्हारा अंत पहले से तय है तो इतनी चीख पुकार का क्या फायदा। उसकी इस बात से गुस्से में बीस्ट ने अपनी बची ताकत से फिर हमला किया और अपने पूरे वजन के साथ वहीं गिरा जहां लू शेंग खड़ा था। लेकिन लू शेंग पहले ही वहां से गायब हो चुका था। मॉन्स्टर का वार सीधे कंक्रीट के फर्श पर पड़ा, जो जोरदार धमाके के साथ 1000 टुकड़ों में टूट गया। पत्थर और धूल का बादल हवा में फैल गया। तभी कुछ मीटर दूर लू शेंग फिर दिखाई दिया, हाथ जेब में डाले हुए। उसने हल्की मुस्कान के साथ ताना मारा, अरे शायद तुम्हें निशाना लगाने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? गुस्से से कांपते हुए फ्लैशाई डीमन ब्रेथ ने अपना जबड़ा खोला और जहरीले एसिड की तेज धारा सीधे लू शेंग की ओर फेंकी। लेकिन लू शेंग की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। एसिड पहुंचने से पहले ही वह वहां से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। वह विशाल मॉन्स्टर घबराकर चारों तरफ घूमने लगा। उसकी कई आंखें इधर-उधर दौड़ रही थीं, लेकिन उसे लू शेंग का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वह सच में हवा बन गया हो। अचानक लू शेंग ऊपर से बिजली की तरह गिरा। उसकी मुट्ठी में भयानक एलिमेंटल शक्ति भरी हुई थी। उसने मॉन्स्टर के सिर पर ऐसा वार किया जिसमें आग की गर्मी और बर्फ की ठंड दोनों का संतुलन था। वार से ठीक पहले लू शेंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अब सच में कांपना शुरू करो। इसी बीच बाहर एक्साएओ लैन और बाकी लोग उस लड़के को लेकर बहस कर रहे थे। वहां मौजूद एक जख्मी मार्शल आर्टिस्ट अचानक चौंककर बोला, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो।
वह सिर्फ एक फ्रेशमैन है, एक्साओ लैन ने शांत आवाज में पुष्टि की, भले ही अंदर से वह खुद हिल चुकी थी। उसने लू शेंग की स्टूडेंट आईडी और मिशन रिकॉर्ड को ध्यान से जांचने के बाद कहा, मैंने खुद उसकी पहचान और 7th मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए हैं। वह अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट अभी भी यह बात समझ नहीं पा रहा था। अभी जो स्पीड उसने दिखाई, उसे तो टॉप ग्रेजुएट भी मुश्किल से कर पाएगा। फ्रेशमैन की तो बात ही छोड़ो, उसने दांत भींचते हुए कहा। ऐसी मूवमेंट मैं खुद पीक रैंक 6 होते हुए भी इतनी तेजी से नहीं चल सकता। आखिर यह लड़का है कौन? एक्साओ लैन के वरिष्ठ अधिकारी जैसे दिखने वाले एक आदमी ने बीच में कहा, सबसे पहले हमें मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन और स्थानीय मिलिट्री कमांड को तुरंत रिपोर्ट भेजनी चाहिए। लड़का कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जोखिम बहुत बड़ा है। अगर वह म्यूटेंट मॉन्स्टर भड़क गया और घेरा तोड़कर शहर में घुस गया तो यह तबाही बन जाएगी। और ऐसे क्रीचर्स इंसानी मांस खाकर तेजी से इवॉल्व करते हैं। एक्साओ लैन ने घबराकर अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला और तेजी से रिपोर्ट भेजने लगी। समझ गई, मैं अभी रिपोर्ट शुरू कर रही हूं, उसने कहा। लेकिन वह बात पूरी करती उससे पहले जमीन जोर से कांप उठी और सबको संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। सबकी नजर तुरंत उस अंधेरी इमारत पर टिक गई। भीड़ की चिंता चरम पर पहुंच गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर अंदर अभी क्या हो रहा है? इमारत के भीतर फ्लैशाई डीमन ब्रेथ पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसकी जीभ से गाढ़ी लार टपक रही थी। उसने ऐसी दहाड़ मारी कि कान फट जाए, फिर अपने भारी शरीर को हवा में उछालकर सीधे लू शेंग की ओर दौड़ा। लेकिन लू शेंग की फुर्ती लगभग दिव्य थी। उसने हल्का सा साइड स्टेप किया और मॉन्स्टर खाली जगह से निकलकर जोर से फर्श पर जा गिरा, जहां वह हांफते हुए पड़ा रहा। मौका देखते ही लू शेंग बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसके खतरनाक पंजों को पकड़ लिया। जैसे कोई बच्चा खिलौना तोड़ता है, वैसे उसने एक एक करके मॉन्स्टर के काले पंजे तोड़ने शुरू कर दिए। हर टूटने के साथ डरावनी चरमराहट की आवाज और बीस्ट की दर्द भरी चीख गूंजती रही। बिना रुके लू शेंग ने अपनी ताकत जुटाई और मॉन्स्टर के सिर पर दूसरा भारी वार किया, जैसे अपनी पूरी हुकूमत साबित कर रहा हो। जब फ्लैशाई डीमन ब्रेथ आखिरकार बिल्कुल ढीला होकर गिर पड़ा तो लू शेंग खुद थोड़ा चौंक गया। इतनी जल्दी खत्म? कितना निराशाजनक, उसने कहा। फिर पक्का करने के लिए उसने अपनी सारी ताकत दाईं मुट्ठी में जमा की और आखिरी विनाशकारी मुक्का मारा। यह सिर्फ ताकत नहीं थी, यह उसकी अडिग इच्छा का प्रहार था। जोर इतना था कि विशाल मॉन्स्टर दीवारें तोड़ता हुआ आसमान में जा उड़ा। बाहर खड़े लोगों ने इस दृश्य को गलत समझ लिया। उन्हें लगा बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस और मार्शल आर्टिस्ट्स अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हो गए। लेकिन आसमान से जो गिरा वह सिर्फ एक ठंडी लाश थी। वह इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि जमीन तक हिल गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया, लू शेंग के आखिरी वार की ताकत का सबूत। इस दृश्य की हिंसक ताकत ने वहां मौजूद हर योद्धा के दिल में गहरा झटका और डर दोनों भर दिया। वह जख्मी वेटरन वहीं खड़ा रह गया, आंखें फटी की फटी। खत्म हो गया। फ्लैशाई डीमन ब्रेथ कुछ ही मिनटों में मार दिया गया, वह हकलाते हुए बोला। एक्साओ लैन भी इस तेजी से हुए अंत से स्तब्ध थी। वह 5 मिनट भी अंदर नहीं रहा, उसने कांपती आवाज में कहा, ऐसी एफिशिएंसी, यह तो बिल्कुल पागलपन है। धूल के बीच से लू शेंग आराम से बाहर आया, एक हाथ जेब में जैसे वह टहलकर लौटा हो। उसने पीछे पड़े मॉन्स्टर की ओर अंगूठा दिखाते हुए कहा, काम खत्म, खतरा खत्म, मिशन पूरा।
और हाँ, मेरे मिशन क्रेडिट की डिफिकल्टी जरूर बढ़ा देना। रैंक 7 एनकाउंटर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसकी इस ताकत से प्रभावित होकर एक वेटरन ऑफिसर ने झुककर उसे धन्यवाद दिया। जब हम फ्लैशाई डीमन ब्रेथ के अवशेषों को प्रोसेस कर लेंगे तो उनकी बिक्री से मिलने वाली रकम सीधे आपके खाते में भेज दी जाएगी। आपकी मदद के लिए हम बेहद आभारी हैं, अधिकारी ने कहा। मन ही मन वह सोच रहा था, डरावना है। इतना बड़ा म्यूटेंट बीस्ट उसने ऐसे खत्म कर दिया जैसे कोई मामूली परेशानी हो। यह लड़का सच में प्राकृतिक नियमों को ही तोड़ रहा है। लू शेंग मुस्कुराया। उसकी जरूरत नहीं है, लू शेंग ने नरम आवाज में कहा। वह पैसा उन परिवारों को दे दीजिए जिनके लोग मारे गए हैं। रैंक 7 म्यूटेटेड बीस्ट के मटेरियल्स की कीमत काफी होती है। उन परिवारों की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, अधिकारी ने भावुक होकर कहा। फिर लू शेंग ने एक्साएओ लैन की ओर देखा और हल्की सी आंख मारी। वैसे क्या आप मेरे लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर सकती हैं? मुझे अगली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन पकड़नी है। एक्साएओ लैन मुस्कुराई और अपनी पेट्रोल कार की ओर इशारा किया। कोई परेशानी नहीं, उसने कहा। मैं खुद आपको स्टेशन छोड़ देती हूं। लू शेंग को यह सुनकर संतोष हुआ। वह मार्शल ट्रेनिंग पर ध्यान देता था, लेकिन इतनी उत्साही और खूबसूरत महिला की मदद ठुकराने वाला भी नहीं था। लू शेंग के चेहरे की तरफ देखते हुए एक्साएओ लैन के दिल में अचानक आकर्षण पैदा हुआ। यह सिर्फ बैटलफील्ड का मॉन्स्टर नहीं है, यह तो काफी हैंडसम भी है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसकी कल्पना अचानक कहीं और भटकने लगी। अपनी ही कल्पनाओं में खोकर वह शर्मा गई और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। नहीं, वहां नहीं, वह धीरे से बुदबुदाई। यह देखकर लू शेंग के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा शायद बीस्ट इन्वेशन के तनाव से उसका दिमाग गड़बड़ा गया है। क्या यह ठीक है, उसने सोचा। फिर उसकी नजर मॉन्स्टर की लाश पर गई। उसके मन में शक पैदा हुआ। कुछ गड़बड़ है। रैंक 7 मॉन्स्टर बिना पकड़े फ्रंटलाइन पार करके नैनपिंग जैसे शहर तक कैसे पहुंच गया? ऐसी घटनाएं होती थीं, लेकिन इतनी ताकत वाले मॉन्स्टर्स आमतौर पर सेना और मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन पहले ही रोक देते थे। बिना चेतावनी के रैंक 7 बीस्ट का यहां आना बहुत अजीब था। लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, लू शेंग ने सोचा। तभी पुलिस सायरन बजा और एक्साएओ लैन तेजी से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठे लू शेंग ने अपना फोन निकाला और दुनिया भर की ताज़ा खबरें देखने लगा। खबरें पढ़ते हुए उसने थकी हुई आह भरी। फिर वही इंसानों की लड़ाई। क्या अभी भी इनकी समझ नहीं आई? स्क्रीन पर संकटों की भरमार थी। शिए कंट्री सीमा पार जासूसों की जांच मांग रहा था। बीस्ट क्लैंस के झगड़े ड्रैगन लायन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े संकेत दे रहे थे। ये लोग सच में बेवकूफ साथियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसने कड़वाहट से सोचा। आपस में लड़ने में इतने लगे हैं कि उन्हें दिख ही नहीं रहा कि वे खुद अपनी तबाही की तरफ भाग रहे हैं। उसकी आंखों में ठंडी और अटल आग चमक उठी जब उसने फोन को कसकर पकड़ा। जिस दिन मेरी ताकत उनकी छोटी छोटी राजनीति से भी ऊपर चली जाएगी, उस दिन मैं इन सब रुकावटों को सीधे कुचल दूंगा और खुद ही इस शोर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एक्साएओ लैन ने रियरव्यू मिरर में लू शेंग की झलक देखी और नोटिस किया कि उसका शांत चेहरा अचानक तेज, खतरनाक इरादे में बदल गया है। उससे निकलती कच्ची किलिंग इंटेंट साफ महसूस हो रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चिंता और जिज्ञासा से उसने चुप्पी तोड़ी। लू शेंग, सब ठीक है? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी युद्ध छेड़ने वाले हो।
उसकी आवाज ने लू शेंग को अपने गहरे विचारों से बाहर खींच लिया। उसने पलक झपकाई और उसकी आंखों की खतरनाक चमक तुरंत नरम पड़ गई। कुछ खास नहीं, उसने सहजता से कहा। बस खबरों में कुछ बेवकूफी देखी। वक्त आने पर देख लूंगा। थोड़ी ही देर में वे स्टेशन पहुंच गए। राइड के लिए धन्यवाद ऑफिसर एक्साएओ, आपने बहुत मदद की। एक्साएओ लैन ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया और उसे उतरते हुए देखती रही। सफर अच्छा रहे, उसने पुकारा। लू शेंग ने भी हंसते हुए हाथ हिलाया और प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। कार में अकेली रह गई एक्साएओ लैन को अचानक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ जब उसने उसे जाते देखा। इतनी जल्दी विदा? उसने धीरे से कहा। सच कहूं तो दिल नहीं कर रहा कि वह जाए। पता नहीं अगली बार कब मुलाकात होगी। उधर लू शेंग अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, बेहे हाई स्कूल। जैसे ही वह मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल के पास पहुंचा, अंदर से जोरदार टकराव की आवाजें और तेज किक्स की लगातार गूंज सुनाई दे रही थी। उस जबरदस्त हमलों की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन लू किंग थी, जिसकी हर हरकत हाल की ट्रेनिंग की ताकत दिखा रही थी। आखिरी घुमावदार किक के साथ उसने अपने पुरुष स्पारिंग पार्टनर को सीधे रिंग के पार उड़ा दिया। वह लड़का बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और तुरंत हाथ उठाकर हार मान ली। बस, मैं हार गया, अब और नहीं। उसके हार मानने के बावजूद लू किंग अभी भी लड़ाई के स्टांस में खड़ी थी, मुट्ठियां कसी हुई और आंखों में एड्रेनालिन की आग जैसे अभी और वार करने वाली हो। तभी इंस्ट्रक्टर की जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी और वह आखिर शांत हुई। लू किंग विजेता है, शिक्षक ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स शानदार हैं। अगर किसी को फुटवर्क या स्ट्राइकिंग में दिक्कत हो तो लू किंग से सलाह ले सकते हो। कुछ ही देर में उसकी दो सहेलियां दौड़कर उसके पास आईं और उसकी तारीफ करने लगीं। किंग, यह तो कमाल था। इस रफ्तार से तुम शहर की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट बन जाओगी। लेकिन लू किंग उतनी खुश नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। उसकी बेस्ट फ्रेंड पास आकर बोली, इतनी बड़ी जीत के बाद भी यह चेहरा क्यों? क्या हुआ? लू किंग ने गहरी सांस ली। जब मेरा भाई नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन है, तब अपनी उपलब्धियां खास नहीं लगती। उसकी छाया के सामने मेरी जीत भी छोटी लगती है। जैसे ही लू शेंग का नाम आया, दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठीं। अरे लू शेंग, वह तो लीजेंड है, वे दोनों एक साथ चिल्लाईं। किंग, तुम्हारा भाई कब वापस आएगा? उसने कहा था हमें खाने पर ले जाएगा, याद है? लू किंग के माथे पर पसीना आ गया। क्या इनका ब्रदर कॉम्प्लेक्स फिर शुरू हो गया? उसने सोचा। दोनों सहेलियां लगातार उसे परेशान करती रहीं। मुझे नहीं पता वह कब आएगा। मुझसे मत पूछो, खुद उससे पूछो, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन वे दोनों उसका हाथ पकड़कर बोलीं, बस एक बार मिलवा दो। आखिर परेशान होकर लू किंग बाहर भाग गई। पीछे से आवाज आई, किंग, अपने भाई से हमारे बारे में कहना मत भूलना। लू किंग पूरी रफ्तार से हॉल से बाहर भागी। वह अपनी सहेलियों से बचने में इतनी व्यस्त थी कि सामने आते हुए लंबे व्यक्ति को देख ही नहीं पाई और लगभग उससे टकरा गई। अपने तेज स्वभाव के कारण उसने बिना देखे ही डांटना शुरू कर दिया। अरे, देखकर नहीं चल सकते क्या? लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह चौंक गई। रुको, ब्रदर। लू शेंग। लू शेंग ने उसे संभाल लिया। किंग, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हो? गिर ही जाती। कहीं लगी तो नहीं? उसने पूछा। इतने समय बाद भाई को देखकर लू किंग को सच में खुशी हुई, हालांकि उसने छिपाने की कोशिश की।
उसने उसका हाथ पकड़कर देखा कि वह सच में वही है। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अभी तो छुट्टियां भी नहीं शुरू हुई। क्या सच में मुझे मिस कर रहे थे? लू शेंग हंस पड़ा। पास में एक काम खत्म हुआ तो सोचा अपनी छोटी बहन की पढ़ाई देख लूं। लू किंग उसे घूरते हुए बोली, ठीक है, तो मेरे लिए क्या लाए हो? बिल्कुल लाया हूं, लू शेंग ने बैग खोलते हुए कहा। लू किंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जल्दी दिखाओ। राजधानी से आए गिफ्ट से उम्मीद तो बड़ी होती है। क्या लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक है? डियोर परफ्यूम? या वह महंगे ट्रेनिंग शूज? लेकिन लू शेंग ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखो, यह है सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स सप्लीमेंट, उसने डिब्बा निकालते हुए कहा। तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट। लू किंग कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसका चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसका भाई लड़कियों की पसंद बिल्कुल नहीं समझता। लू शेंग बस हल्का सा हंस दिया। शायद सच में मुझे लड़कियों की समझ नहीं है। तभी अचानक एक बास्केटबॉल उनकी ओर उड़ता हुआ आया। लू किंग चौंक गई, लेकिन लू शेंग बिल्कुल नहीं हिला। उसने एक तेज हरकत में गेंद को हवा में ही थपथपाकर दूर फेंक दिया। लू शेंग ने तुरंत कोर्ट की ओर देखा कि गेंद किसने फेंकी। फिर उसने बहन से पूछा, तुम ठीक हो? वह दीवार से टिककर बोली, मैं ठीक हूं। ऐसा आसान ट्रिक मुझे नहीं लग सकता। तभी एक लड़का अकड़ते हुए उनकी ओर आया। उसकी नजरें लू किंग पर थीं। तो आखिर पढ़ाई खत्म हो गई, उसने कहा। लगता था वह काफी समय से उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि लू किंग झुंझलाकर बोली। ओह, फिर तुम आ गए, उसने कहा। लड़के ने देखा कि लू किंग एक अनजान आदमी के साथ खड़ी है, तो उसका चेहरा जलन से भर गया। अरे यह कौन है? तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? लू किंग ने तीखे स्वर में जवाब दिया। इससे वह और गुस्से में आ गया। लू किंग ने लू शेंग का हाथ पकड़ा और बाहर चलने लगी। मैं इसे समझाने में समय नहीं बर्बाद करूंगी। चलो ब्रदर। लू शेंग चलते हुए पीछे मुड़कर उस लड़के की प्रतिक्रिया देखने लगा। वह लड़का जोर से चिल्लाया, लू किंग, वहीं रुक जाओ। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कसी हुई थीं। ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन किसी बूढ़े आदमी के साथ घूमना क्या जरूरी है? यह सुनकर लू शेंग कुछ पल के लिए चुप रह गया और लू किंग गुस्से से फट पड़ी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लू शेंग ने अपनी चिकनी युवा शक्ल की ओर इशारा किया। रुको। उसने मुझे बूढ़ा कहा? उसने हैरानी से कहा। क्या उसकी आंखें खराब हैं? लेकिन लू शेंग के बोलने से पहले ही लू किंग बिजली की तरह आगे बढ़ गई। उसने लगातार 3 तेज किक्स मारी, एक नीचे, एक बीच में और आखिरी जोरदार वार। भाड़ में जाओ, उसने चिल्लाते हुए आखिरी किक सीधे लड़के के सबसे कमजोर हिस्से पर मारी। वार इतना जोरदार था कि लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें घूम गईं। यह देखकर लू शेंग भी थोड़ा सिहर गया। वाह! बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ठीक हो भाई, वह लड़का दर्द से कराहते हुए वहीं झुक गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लंगड़ाते हुए पीछे हटने लगा। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लू शेंग ने जाते हुए लड़के को देखा। क्या वह तुम्हारा पीछा कर रहा था? उसने पूछा। हाँ, पूरे दिन से पीछे पड़ा है। बहुत परेशान करता है, लू किंग ने चिढ़कर कहा। अगर उसे मेरा ध्यान चाहिए तो कम से कम मुझसे लड़ने लायक होना चाहिए। वह हाई स्कूल में कोई लड़का ऐसा है क्या? उसने घमंड से कहा। लू शेंग कुछ पल चुप रहा। इतनी जल्दी फैसला मत करो।
दुनिया बहुत बड़ी है, पता नहीं कब कोई छुपी प्रतिभा सामने आ जाए। अगर अचानक कोई मिस्टेरियस ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया तो सब बदल सकता है। मार्शल वर्ल्ड में अजीब चीजें कभी भी हो सकती हैं। फिर अचानक लू शेंग गंभीर हो गया। सुनो किंग, खासकर लिन, एक्साएओ या यांग उपनाम वाले लोगों से दूरी रखना। मेरी बात मानो। लू किंग ने उसे अजीब नजर से देखा। तुम ठीक हो? ज्यादा मार्शल आर्ट्स ड्रामास देख लिए क्या? फिर उसने शरारत से पूछा, वैसे सच बताओ, तुम और यांग याइफी के बीच क्या चल रहा है? लू शेंग के माथे पर पसीना आ गया। कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। सच? फिर सिनेमा में हाथ पकड़कर क्यों देखे गए? लू शेंग ने तुरंत उसका गाल पकड़कर दबा दिया। तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही बातें क्यों रहती हैं? उसने कहा। आह, छोड़ो, दर्द हो रहा है, वह चिल्लाई। ठीक है ठीक है। वैसे एक बात और, तुम्हें लिउ काइमिंग याद है? यह नाम सुनते ही लू शेंग उत्सुक हो गया। हाँ, क्यों? वह किसी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया तो उसने सेना ज्वाइन कर ली। वह तुमसे मिलने भी चाहता था, लेकिन तुम तब तक राजधानी जा चुके थे। यह सुनकर लू शेंग ने फोन निकाला और पुराने मैसेज देखने लगा। तभी उसे लिउ काइमिंग का एक छूटा हुआ मैसेज मिला। पढ़कर वह हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में भर्ती हो जाएगा। उधर ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के ट्रेनिंग सेंटर में लिउ काइमिंग एक टब के पास बैठा कपड़े धो रहा था। वह धीरे धीरे सीटी बजा रहा था, तभी अचानक एक भारी जूता उसके कपड़ों पर आ गिरा। अचानक हुए इस वार से लिउ काइमिंग संतुलन खो बैठा और पीछे गिर गया। वह सीधे गीले फर्श पर जा गिरा। उसके ऊपर खड़ा लड़का घमंडी मुस्कान के साथ बोला, ओए मोटे, नए भर्ती होकर बहुत आराम से हो रहे हो? उसने ताना मारा। इतना आसान काम भी ठीक से नहीं कर सकते? उसने गंदे मोजे उसकी ओर फेंके। इन्हें भी धोना पड़ेगा। लिउ काइमिंग गुस्से से दांत भींचकर चुप रहा। वह खुद को बस सहने के लिए कह रहा था। यह देखकर गुंडे ने फिर उसे लात मारी। सुना नहीं? जल्दी काम शुरू करो। उसी समय लिउ काइमिंग के फोन में मैसेज आया। वह लू शेंग का था। तुम ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में हो ना? मैं वहां आ रहा हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। वहीं इंतजार करना। यह मैसेज पढ़ते ही लिउ काइमिंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे उसके दोस्त का आना उसके जख्मी गर्व को मरहम दे रहा हो। लू शेंग, उसने भावुक होकर फुसफुसाया। उसने फोन को गाल से लगाया और आंखें बंद कर लीं। उधर गुंडा अभी भी बकवास कर रहा था। और सुन, मैं सिर्फ हुआंग युयंग ब्रांड का डिटर्जेंट इस्तेमाल करता हूं। यह सुनकर लिउ काइमिंग का गुस्सा फिर भड़क गया। उसने सोचा, लू शेंग आज आ रहा है, मैं कायर नहीं दिखूंगा। अचानक वह उठकर चिल्लाया, मुझसे दूर रहो। गुंडा हंस पड़ा। ओह, अब तुम लड़ोगे? उसने हाथ उठाकर वार रोक लिया। थोड़ी ताकत है, लेकिन अभी बहुत कच्चे हो। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा था, लेकिन तुमने खुद फेंक दी, उसने कहा और तुरंत मुक्का मारा। उसका वार सीधे लिउ काइमिंग के जबड़े पर लगा और वह दूर फिसल गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। वह उसके ऊपर चढ़ गया और लगातार मुक्के बरसाने लगा। तुम जैसे बेकार आदमी मुझे चुनौती दोगे? हर मुक्के के साथ वह चिल्लाता रहा। देखते हैं कितनी देर तक हीरो बनते हो। तुम तो रजिस्टर्ड मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो, फिर भी मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है तुम्हें मरने का शौक है। हर वाक्य के साथ उसकी मुट्ठी लिउ काइमिंग के शरीर से टकराती रही। दर्द और मार की एक बेरहम लय बनती गई। वह तब तक पीटता रहा जब तक उसके अपने हाथ थक नहीं गए।
फिर हांफते हुए पीछे हटा और जाते जाते झुककर ठंडी धमकी दी। आज तुमने मुझे पसीना निकालने पर मजबूर कर दिया। सुन लो, अब से मेरा नया शौक होगा तुम्हें ढूंढकर हर दिन पीटना। पास की दीवार के पीछे छिपा लियू काइमिंग का एक साथी यह सब देख रहा था, लेकिन डर के मारे आगे नहीं आया। जैसे ही गुंडा चला गया, वह तुरंत दौड़कर आया। काइमिंग, तुम ठीक हो? बोलो, वह घबराकर बोला। तुमने पलटकर लड़ाई क्यों की? वह आदमी 2 साल से सेना में है, हमसे बहुत अनुभवी है। बस कुछ मोजे ही तो थे, सह लेते। लियो काइमिंग का चेहरा बुरी तरह सूज चुका था, पहचानना मुश्किल था। उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी और खून बह रहा था। गाल सूजकर नीले बैंगनी पड़ चुके थे, लेकिन इस हालत में भी उसके चेहरे पर अजीब सी बड़ी मुस्कान फैल गई। यह देखकर उसके साथी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या क्या उसका दिमाग खराब हो गया? उसने डरते हुए सोचा। उसे लगा शायद डॉक्टर बुलाना पड़े। तभी लियो काइमिंग ने सूजे होठों से बोलने की कोशिश की। पागल तुम हो, लियो काइमिंग ने हांफते हुए कहा, लेकिन आवाज में अजीब सा गर्व था। तुम समझते नहीं, मेरा भाई पूरे देश का मार्शल आर्ट्स चैंपियन है और एक दिन जनरल बनेगा। अगर मैं आज सिर झुका दूं तो लोग कल उसे मेरे कारण नीचा दिखाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मन ही मन उसने सोचा, बस लू शेंग आने दो। उस हरामी को हर बूंद खून का हिसाब 10,000 गुना चुकाना पड़ेगा। यह दर्द कोई बड़ी कीमत नहीं है। उसका साथी बस पसीना पोंछता रहा। उसे लगा लियो काइमिंग सच में पागल हो गया है। उधर दृश्य बदलकर लू शेंग की तरफ जाता है। लू शेंग शांत बैठा था और अपने सिस्टम की उन्नत क्षमता का इस्तेमाल करते हुए भविष्य की संभावित टाइमलाइंस को देख रहा था। एक विचार के साथ उसने सिस्टम के एआई को आदेश दिया, अगले 300 सालों के मार्शल आर्ट्स आर्काइव्स खोजो। खासकर बाई सिटी हाई स्कूल क्लास ऑफ 25 से जुड़े रिकॉर्ड डेटा सामने आते ही लू शेंग की भौहें सिकुड़ गईं। भविष्य अब पहले जैसा नहीं था। उसके अपने कार्यों ने बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर दिया था, जिससे लियो काइमिंग की किस्मत बदल गई थी। पहले वाले भविष्य में उसका दोस्त एक शांत विश्वविद्यालय जीवन जी रहा था, लेकिन अब वह सेना में चला गया था। यह समय शांत नहीं था और 2 साल की सैन्य सेवा में मौत का खतरा बहुत ज्यादा था। जंगली बीस्ट्स के हमलों की याद उसके दिमाग में उभरी तो लू शेंग के चेहरे पर अपराध बोध की छाया आई। कहीं काइमिंग मेरी वजह से मौत के जाल में तो नहीं फंस गया, उसने सोचा। लेकिन आगे के रिकॉर्ड देखने पर उसे राहत मिली। उसने हल्की हंसी छोड़ी। लियो काइमिंग न सिर्फ बच गया बल्कि हीरो बनकर लौटा। उसे 2nd क्लास मेरिट मेडल मिला, जो बहुत बड़ा सम्मान था। रिकॉर्ड बताते थे कि घर लौटने के बाद लियो काइमिंग ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया और सफल हो गया। 50 साल की उम्र तक उसकी संपत्ति 10 मिलियन से ऊपर हो गई। उसके 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ। जीवन के अंत में वह परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए 90 साल की उम्र में दुनिया से गया। यह भविष्य सच में शानदार था। सिर्फ शानदार नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, लू शेंग ने धीरे से कहा। फिर उसने सोचा, शायद अभी उससे दूरी बनाए रखना ही सही है। अगर मैंने हस्तक्षेप किया तो उसका अच्छा भविष्य बिगड़ सकता है। अगले दिन लू शेंग लिंग फार्मास्यूटिकल को लिमिटेड के एक ब्रांच ऑफिस पहुंचा। दिखाने के लिए वह निरीक्षण करने आया था, लेकिन असल में वह ही लिंगसू से मिलने आया था। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और शाखा दिखाते हुए गर्व से कहा, आज तक बेनेवलेंस हॉल ने डोंगयिंग प्रोविंस में 500 से ज्यादा शाखाएं खोल ली हैं। 500? लू शेंग ने सिर हिलाया। हाँ, यह विस्तार की ठीक रफ्तार है,
लेकिन जैसे ही उसने एक पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा अचानक ठंडा और खतरनाक हो गया। फिर भी लू शेंग की आवाज भारी हो गई। अगर राजधानी का चेन फैमिली सच में ताकतवर है तो उन्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। मुझे उकसाना सिर्फ गलती नहीं, सीधी आत्महत्या है। उसने कागज मुट्ठी में मसल दिया। ही लिंगसु ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन लू शेंग ने दृढ़ नजर से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसकी बात सुनकर ही लिंगसु का दिल धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि पिछले 2 महीनों में लू शेंग पूरी तरह बदल गया है। अब उसकी आत्मविश्वास भरी उपस्थिति में घमंड नहीं बल्कि ठंडी शक्ति थी। उसके अंदर ऐसी आभा थी जैसे वह सच में कह रहा हो, मैं ही सर्वोच्च हूं। इसके बाद वह सीधे मेडिसिन रिफाइनिंग चेंबर में चला गया और दुर्लभ सामग्री निकालने लगा। लैब की खामोशी में उसके मन में महत्वाकांक्षा जल रही थी। सिर्फ इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी का दूसरा चरण ही क्यों? इस रफ्तार से तो लगता है मैं सूरज को भी बुझा सकता हूं। 2 दिन बाद वह बिवा इंटरनेशनल होटल पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर कहा, मुझे सबसे शानदार और शांत स्वीट चाहिए। कीमत की चिंता नहीं, लेकिन कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। बिल्कुल सर, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। मैं तुरंत व्यवस्था करती हूं, उसने कहा। लू शेंग मन ही मन सोच रहा था, 120 बॉटल्स गोल्डन ड्रैगन इलिक्सर तैयार हैं। अब इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी के दूसरे चरण को परफेक्ट बनाना है। तभी एक और मेहमान आई, एक युवती, जिसने भी सबसे लक्सुरियस रूम मांगा। जैसे ही वह काउंटर के पास आई, लू शेंग ने सहज रूप से उसकी ओर देखा। अगले ही पल वह चौंक गया। उस लड़की में शाही आभा थी, लेकिन असली बात उसकी शक्ति थी। उससे निकलती ब्लड एनर्जी किसी जलती भट्टी जैसी थी। लू शेंग ने तुरंत समझ लिया, यह लड़की ग्रांड मास्टर है। जैसे ही उसने ब्लैक कार्ड निकाली, रिसेप्शनिस्ट भी चौंक गई। मैम, आप सच में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना चाहती हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। लड़की ने तुरंत कहा, हाँ। उसने कार्ड लिया और बोली, सामान की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। लू शेंग उसे जाते हुए देखता रहा। दिवा सिटी में एक और ग्रांड मास्टर। उसकी शक्ति झाओ कंगताई से थोड़ी कम है, लेकिन वह खतरनाक है। लू शेंग वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए कहा, सर, आपका रूम कार्ड तैयार है। कई बार पुकारने पर लू शेंग होश में आया। ओह धन्यवाद। लिफ्ट की ओर जाते हुए उसने पीछे देखा। अगर लड़ाई हुई तो शायद मैं उसे आसानी से हरा सकता हूं, लेकिन जब तक वह मेरे रास्ते में नहीं आती, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। तभी उस लड़की ने भी मुड़कर उसकी ओर देखा। लिफ्ट में जाते ही उसका फोन बजा। सब योजना के अनुसार चल रहा है, उसने फोन पर कहा। मैं टारगेट लोकेशन पहुंच गई हूं, लेकिन यहां एक दिलचस्प आदमी मिला। दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन? उसने लिपस्टिक लगाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन वह काफी ताकतवर लगा। शायद डार्क स्टार का एजेंट हो। खैर, मैं यहां छुट्टी मनाने आई हूं और यह मिशन बस छोटा सा काम है। लेकिन अगर कोई मेरी छुट्टी खराब करेगा, उसकी आवाज खतरनाक हो गई, तो उसकी खाल उतार दूंगी। उधर लू शेंग अपने स्वीट में पहुंचा और अंदर आते ही बोला, वाह, कमाल है। उसकी नजर सीधे बड़े बाथटब पर पड़ी। यह गोल्डन ड्रैगन इलिक्सर के लिए बिल्कुल सही था। उसने कपड़े उतारकर बोतलें खोलनी शुरू कीं। सुनहरी तरल धीरे धीरे टब में भरने लगा। कुछ ही पल में टब से सफेद भाप उठने लगी। उसके एक्यूपॉइंट्स खुलने लगे और शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। कमाल का एहसास।
उसने कहा। अब ब्रेक थ्रू शुरू होता है। उधर होटल के दूसरे हिस्से में वही ब्लॉन्ड लड़की भी बाथ ले रही थी। कुछ घंटे बाद टब का सुनहरा तरल साफ हो गया। लू शेंग उठ खड़ा हुआ। इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी का दूसरा चरण पूरा हो चुका था। उसने भाले की नोक अपनी बाह पर मारी। आवाज आई, क्लैंग। भाला उसकी त्वचा में घुस ही नहीं पाया। उसकी त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई। लू शेंग ने अपनी बाह देखकर उत्साह से कहा, कमाल। अब मेरा शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया है। उसने जल्दी से कपड़े पहने। अब अगला चरण क्यूआई ब्लड ग्रांड मास्टर। फिर उसने सोचा, अभी नहीं। अगर अभी ब्रेक थ्रू हुआ तो बहुत बड़ा डिस्टरबेंस होगा। ग्रेट ग्रांड मास्टर्स भी महसूस कर लेंगे। उधर शहर में एक आदमी जल्दी से टैंग्स डॉटर को टैक्सी में बैठा रहा था। जल्दी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ले चलो, उसने ड्राइवर से कहा। टैक्सी तेज रफ्तार से सड़कों में दौड़ने लगी। आदमी पसीने में भीगा था। उसे लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उसने कहा, यहीं रोक दो। मैं 3 गुना किराया दूंगा। ड्राइवर शांत आवाज में बोली, 3 गुना? यह काम इतना सस्ता नहीं है। और उसने अपना नकली चेहरा उतार दिया। वह वही ब्लॉन्ड लड़की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, पकड़ लिया तुम्हें। आदमी के चेहरे पर डर छा गया। तुम? ह्यूएन यिनबाई डिवीजन की 9th सी। उधर लू शेंग आसमान में बिजली की तरह उड़ रहा था। यह स्पीड पागलपन है, उसने सोचा।